अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल आज़ादी की कहानी के 35वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम आपसे जो चर्चा कर रहे थे वो बिहार के विभिन्न हिस्सों में उग्रवादी आतंकवादी क्रांतिकारी गतिविधियों और उनके क्रियाकलापों के बारे में हम आपके सामने बातें रख रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बुलाए गए गोरे सैनिकों ने दमन की पराकाष्ठा कर दी। गोरी फौज क्रूरता एवं आतंक का प्रतीक बन गई। उन्होंने आतंक के राज्य जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी। परिणाम यह निकला कि एक बार पुनः संपूर्ण बिहार में ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का पूर्ण रूप से आधिपत्य स्थापित होने लगा। ऐसे गर्म माहौल में आजादी के दीवाने युवा वर्ग के देशभक्तों का समूह बिना माझी के नाव की तरह अंग्रेज सरकार के दमन की तीव्र बेगवती धारा में यत्र तत्र बहने लगा। इनमें से सैकड़ों युवकों के घर अंग्रेजों द्वारा फूंक डाले गए थे। उनके परिवार के सदस्यों को मारा पीटा गया तथा जेल में डालकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उनकी चल अचल संपत्तियां जब्त कर ली गई। अगस्त क्रांति के संबद्ध युवकों पर गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी थे। पुलिस बहुत सक्रियता एवं सतर्कता के साथ उन क्रांतिकारी युवकों की तलाश कर रही थी। इस परिस्थिति में उनके लिए संभव नहीं था कि वे अपने घर पर रह सकते थे। उनके समक्ष सबसे अहम समस्या यह थी कि वे जाएं तो कहाँ जाएं। हजारों युवक इसके प्रति समुचित निर्णय नहीं ले पा रहे थे। असमंजस की स्थिति में वे पुलिस द्वारा पकड़कर जेलों में डाल दिए जाते थे। ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा घोषित अपराधी युवकों के समक्ष आगे कदम बढ़ाने का कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं था। उनके पास एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह देश आजाद हो जाए तथा भारत से निरंकुश अंग्रेज बाहर निकल जाएं, जिनकी गुलामी उनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन इस महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए न तो उनके पास कोई साधन था और न ही कोई संगठन के अभाव में वे अपने देश प्रेम और आजादी के लिए खुद को उत्सर्ग करने की भावना को साकार रूप देने में पूर्णतः अक्षम थे। उग्रवादी विचारधारा के राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख नेता सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण आदि 1942 के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। ऐसी अवस्था में क्रांतिकारी युवक नेतृत्व विहीन हो गए थे। वे अपने को अत्यंत असहाय अवस्था में पा रहे थे। उनके पास समुचित और प्रभावशाली नेतृत्व एवं संगठन का अभाव था। सुभाष चंद्र बोस किसी तरह अंग्रेज हुकूमत की आंखों में धूल झोंक कर भाग निकलने में सफल हुए। भागकर वे जापान जा पहुंचे एवं वहां पर सेना संगठित करके ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करने लगे। इधर भारत के कारागृहों में अनेक युवक क्रांतिकारी कार्यकर्ता बंद थे। मातृभूमि की सेवा एवं देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने की भावना को कार्य रूप देने में वे मजबूर थे। उनका जोश एवं क्षोभ कुंठित हो रहा था। उनकी आत्मा बेचैन थी। वे इस कारण भी बेचैन थे कि किस प्रकार इस कैद खाने की दीवारों को लांघकर बाहर की दुनिया में जा पहुंचे, जहां नेतृत्व विहीन हो भटकने वाले आजादी के दीवानों को संगठित कर उनका उपयोग देश को दासता की जंजीर से मुक्ति दिलाने में किया जाए। इसी समय जयप्रकाश नारायण, पंडित रामनंदन मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूर्य नारायण सिंह, गुलाब चंद्र गुप्त जैसे, शालिग्राम सिंह जैसे शेर दिल आजादी के दीवाने हजारीबाग केंद्रीय कारागार से मुक्त होने के लिए व्यग्र थे। रामनंदन मिश्र स्वयं स्वीकार करते हैं कि बाहर से जो खबरें मिलती थीं उससे घबराहट होती थी। 18 अगस्त 1942 को जनक्रांति का असर धीरे धीरे खत्म होने लगा था। जेलों में बंद नेता जनता की पहुंच से परे हो चुके थे। हजारों कार्यकर्ता जो अगस्त क्रांति में शहीद होने को उद्यत थे, नए नेतृत्व की राह देख रहे थे। यहाँ आवश्यकता थी जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति की, जो कांग्रेस हाईकमान के जेल में ठूस दिए जाने पर उनके रिक्त स्थान की पूर्ति कर सके। 1942 के 8 नवंबर की
दिवाली की रात थी। हजारीबाग जेल से पलायन की योजना बन चुकी थी। इस पलायन की योजना को सतर्कता के साथ निश्चित एवं निर्धारित कर लिया गया था। चंद दोस्त ही इस योजना से अवगत थे, जिनके सहयोग से बाहर निकलने में वे लोग समर्थ हो सके। उन लोगों ने अश्रुपूरित नेत्रों से इन क्रांतिकारियों को विदा किया। रामनंद्र मिश्र स्वीकार करते हैं कि जिगर में दर्द परंतु होठों से निकले तरानों के बीच 1942 की उस दिवाली के रात 9:30 बजे जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, गुलाब चंद्र गुप्त और शालिग्राम सिंह के साथ रामनंदन मिश्र अंधकार में रास्ते पर आजादी के लिए निकल पड़े। हजारीबाग के सेंट्रल जेल की दीवारों को फांदने में मात्र 6 मिनट ही लगे। वस्तुतः अगस्त क्रांति में सबसे बड़ी गलती यह हुई कि जिन जगहों में पंचायती राज की व्यवस्था की गई, उसकी रक्षा करने के लिए फौज की व्यवस्था नहीं की गई तथा अंग्रेजों से उसे स्वीकार कराने की दिशा में भी कोई प्रयास नहीं किया गया। थानों को लूटने से जो भी अस्त्र शस्त्र क्रांतिकारियों के हाथ लगे, उसे कुछ दिनों के पश्चात या तो जमीन में गाड़ दिया गया था या कुएं में डाल दिया गया। इसलिए यह आवश्यक हो गया कि नौजवानों के एक दल को संगठित कर अस्त्र शस्त्र के प्रयोग की जानकारी दी जाए, जिससे दोबारा क्रांति शुरू होने पर पंचायती राज को एक बनी बनाई फौज मिल सके। इसी उद्देश्य को सामने रखकर 8 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण अपने सहयोगियों के साथ हजारीबाग जेल फांदकर भाग गए। जेल से भागे हुए ये बिहारी देशभक्त घने एवं दुर्गम जंगलों के भयंकर बाधाओं एवं खतरों से जूझते हुए 45 घंटों तक अनवरत चलते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां के एक निवासी के सहयोग से वे गया जिले के सीमांत पर पहुंचे। तिलातार गांव से वे 2 दलों में विभक्त हो गए। जयप्रकाश नारायण, शालिग्राम सिंह और रामनंदन मिश्र बनारस की ओर तथा श्री जोगेंद्र शुक्ल, सूर्यनारायण सिंह एवं गुलाबी सुनार उर्फ गुलाब चंद्र गुप्ता उत्तर बिहार की ओर चले गए। इस बीच बिहार सरकार ने भागे हुए बंदियों की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वालों के लिए पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। श्री जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल एवं रामनंदन मिश्र प्रत्येक के लिए 5-5 हजार और शेष 3 के लिए 2-2 हजार रुपए के पुरस्कारों की घोषणा की गई। श्री योगेंद्र शुक्ल की दोबारा गिरफ्तारी हुई। श्री योगेंद्र शुक्ल अपने 2 साथियों सहित हाजीपुर और शाहपुर पटोरी गए। सूरज बाबू और गुलाबी बाबू दरभंगा चले गए। श्री शुक्ल बाद में मुजफ्फरपुर पहुंचे और वहीं रुक गए। 4 दिसंबर 1942 की रात में 4 राजबंदी मुजफ्फरपुर जेल से भाग गए थे। एक पुलिस रिपोर्ट से जान पड़ता है कि उस दिन श्री शुक्ल मुजफ्फरपुर में ही थे। अखाड़ा घाट में 2 व्यक्तियों ने उन्हें पहचान लिया और उनकी गुप्त सूचना पाकर मुजफ्फरपुर के एसपी ने एक अन्य व्यक्ति के साथ श्री शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया। बाद में श्री शुक्ल के साथ गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त हुई। ये करनौती के श्री बाल गोविंद सिंह थे। जेल से बाहर निकलने के बाद जयप्रकाश नारायण ने आजादी के सैनिकों, अमेरिकी फौज के अधिकारियों, छात्रों, किसानों, बिहार की जनता तथा बिहार की सिपाहियों के नाम संदेश जारी कर उनसे अपील की कि वे आजादी की अंतिम लड़ाई लड़ने में सहयोग करें। जयप्रकाश नारायण ने बतलाया, यह समझना गलत है कि क्रांति दबा दी गई, कुचल डाली गई। क्रांति के इतिहास में देखिए, पाएंगे कि क्रांति कोई छिटपुट घटना नहीं है। क्रांति एक दौर है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्रांति के विकास के सिलसिले में ज्वार आते हैं तो भाटे भी आते हैं। आज हमारी क्रांति की लहर नीचे की ओर जाती दिखाई देती है, किंतु वह तुरंत ऊपर उठेगी, विजय पर विजय प्राप्त करेगी। आजादी के सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने अगस्त क्रांति की त्रुटियों को उनके सामने स्पष्ट करते हुए कहा कि अगस्त क्रांति की बड़ी भूल यह हुई कि हमने थानों पर कब्जा किया, कचहरियों पर कब्जा किया, खजानों पर कब्जा किया, स्टेशनों पर कब्जा किया, किंतु कब्जा करने के बाद हम अपने घरों में सो गए कि हमने मैदान मार लिया है। जिन जिन हलकों में हमने विदेशी राज्य की हुकूमत के साधनों को नष्ट किया एवं उनके अफसरों को हमने भगा दिया, अगर वहां हमने इनकलाबी सरकार कायम की होती तो इस सरकार की रक्षा के लिए पुलिस और अपनी फौज की व्यवस्था की होती तो इससे ऐसी रचनात्मक शक्ति पैदा हुई होती
जो एक हल्के से दूसरे हल्के में फैलती और क्रांति की लहर आसमान को छूती हुई ऐसे वेग से आगे बढ़ती कि साम्राज्यवाद का जर्जर जहाज टूक टूक हो जाता और आज हम अपने देश में पूर्ण स्वराज का सुख भोगते होते। अमेरिकी सैनिकों के नाम अपने पत्र में जयप्रकाश नारायण ने उनसे अपील की कि वे भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ न दें और अंग्रेज सैनिकों को यह बतलावें कि भारतीय उनसे लड़ना नहीं चाहते, उनकी लड़ाई सिर्फ साम्राज्यवाद से है जो आजादी का दुश्मन है। जयप्रकाश नारायण ने अमेरिकी सैनिकों को लिखा, मैं एक ऐसे युद्धबंदी की हैसियत से आपको लिख रहा हूं जिसने दुश्मनों की कैद से निकल भागने के अपने जन्मजात अधिकार का उपयोग किया है। मैं हाल ही में हजारीबाग जेल से भाग आया हूं, इस उद्देश्य से कि मैं अपने देश को आजाद कराने में क्रियात्मक रूप से भाग ले सकूं। हमारे दुश्मन इस अंग्रेजी साम्राज्यवादी सरकार ने मुझे पकड़वाने के लिए इनाम की घोषणा की है, जैसा कि कोई दागी कैदी हों। आप में से जो कोई भी कदाचित युद्धबंदी बनाया जाएगा, वह मौका मिलते ही दुश्मन के कैंप से भाग जाना अपना कर्तव्य समझेगा और उसे आप एवं आपके देशवासी निस्संदेह ही हीरो मानकर आदर करेंगे। हीरो कहलाए जाने का मैं हौसला नहीं रखता, लेकिन मैं अपने को दागी कैदी भी नहीं समझता। मैं अपने को सिर्फ देश की आजादी की बेड़ी पर बलिदान करना चाहता हूं। अब जो अगला प्रकरण मैं जिस पर आपकी चर्चा करूंगा वो है आजाद दस्ता का गठन। वस्तुतः जेल से पलायन के बाद इन नेताओं की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि नेतृत्व विहीन युवा वर्ग को संगठित कर उनका उपयोग आजादी के महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाए। निर्धारित योजना के अनुसार प्रत्येक पखवाड़े जयप्रकाश नारायण के पत्र आजादी के सिपाहियों के नाम प्रकाशित होने लगे। वे पत्र क्या थे? इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि वे मानो मुर्दों को भी प्राणवान बनाने वाले शब्दांगार थे। गुप्त रूप से उन पत्रों को प्रसारित किया गया। पत्रों एवं व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से युवकों, विशेषकर बिहार के युवकों को संगठित करने का प्रयास किया जाने लगा। गुप्त बैठकें आयोजित की जाने लगी। इन्हीं बैठकों में क्रांतिकारियों की एक सैन्य संगठन की योजना बनाई गई। सूर्य नारायण सिंह नरपत नगर निवासी को उत्तरी बिहार में इस महत्वपूर्ण कार्य के नेतृत्व का दायित्व प्रदान किया गया। अपने दायित्वों का उन्होंने पूर्ण रूपेण निर्वाह किया। उनके सबल एवं सफल नेतृत्व में ही उत्तरी बिहार में आजाद दस्ता नामक क्रांतिकारियों के एक सैन्य संगठन की स्थापना की गई। इस सैन्य संगठन के कार्यकर्ताओं ने उग्रवादी आतंकवादी गतिविधियों को बहुत धैर्य, निष्ठा एवं साहस के साथ संचालित किया। जयप्रकाश नारायण के निर्देशानुसार इन आजादी के दीवाने क्रांतिकारियों को नेपाल की तराई में शस्त्र संचालन एवं गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। नेपाल में ही आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र तथा उससे कुछ दूरी पर प्रांतीय कार्यालय स्थापित किया गया। सामने एक पहाड़ था जिस पर रेडियो स्टेशन बनाने का निश्चय किया गया और श्री राम मनोहर लोहिया को रेडियो तथा प्रचार विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। बिहार के लिए एक आजाद परिषद का संगठन किया गया जिसके संयोजक सूरज बाबू बनाए गए। बिहार प्रांतीय परिषद ने 3 प्रशिक्षण शिविर खोलने का निश्चय किया। 1943 ईस्वी के मार्च अप्रैल में नेपाल के राजबिराज के जंगल में आजाद दस्ते का पहला प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ, जिसमें बिहार के 25 चयनित युवक राइफल तथा रिवाल्वर चलाने की ट्रेनिंग लेने लगे। इस प्रशिक्षण केंद्र के निर्देशक सरदार नित्यानंद सिंह थे, जो सैनिक सेवा से त्याग पत्र देकर आए थे। बाद में ये प्रशिक्षित जवान क्रांतिकारियों ने न केवल बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर देश के विभिन्न हिस्सों में गुप्त रूप से सैन्य प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर देशभक्त युवकों को छापामारी, गुरिल्ला युद्ध तथा शस्त्र संचालन का प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया। प्रशिक्षित युवक अब आजाद दस्ता के सैनिक कहे जाने लगे। इनमें अनुशासन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता था। वे उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेज साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को ध्वंस करने के लिए तैयार हो गए। वे अपने प्राणों की आहुति देने में जरा भी नहीं हिचकते थे। आजाद दस्ता को संगठित करने एवं उसको सुदृढ़ आधार प्रदान करने का प्रयास जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया। बिना किसी सामाजिक भेदभाव के युवकों को इसमें सम्मिलित किया जाता था। उनमें देश एवं देश की आजादी के लिए मर मिटने की भावना विकसित कराई जाती थी। इस संगठन से संबंधित तथ्यों को गुप्त रूप से प्रचारित एवं संचारित करने का उनको प्रशिक्षण दिया जाता था।
आजाद दस्ता के सैनिकों के लिए तोड़फोड़ करना उचित बतलाया गया। आजाद दस्ता की हस्त पुस्तिका में तोड़फोड़ को 3 हिस्सों में बांटा गया था। पहला, यातायात के साधनों की तोड़फोड़, जिसमें तार, टेलीफोन, डाक, बेतार के तार, रेलवे, सड़क, पुल, इंजन और लॉरी इत्यादि, बस इत्यादि शामिल था। दूसरे, औद्योगिक साधनों की तोड़फोड़, जिसमें कारखाने, मिल, खान और जहाजी अड्डे शामिल थे। और तीसरा, अग्निकांड, जिसमें सरकारी इमारतों, कागजातों, पेट्रोल की टंकी और गोले बारूद के भंडारों में आग लगाना शामिल था। तरीकों के ख्याल से तोड़फोड़ की 2 किस्में थीं। पहला, औजार से काम लेना, जिसमें रेती, आरी, हथौड़ा, कुदाल, बालू आदि शामिल थे। और दूसरा, रसायन से काम लेना, आग लगाने और विस्फोट करने वाले रासायनिक द्रव्यों का प्रयोग करना। तोड़फोड़ से संबंधित गतिविधियों के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए जयप्रकाश नारायण ने अपनी द्वितीय हस्त पुस्तिका मैनुअल 2 में कहा कि तोड़फोड़ गुलाम जनता का एक अमोघ अस्त्र है, जिसके जरिए वह अपने शासकों से लड़ती आई है। जनता को गुलाम बनाए रखने और उसे चूसने दूहने के लिए जिन साधनों का निर्माण शासकों ने कर रखा है, उनका संहार करना, उनके कल पुर्जों को चकनाचूर करना, यातायात के साधनों को बेकाम करना, भवनों और भंडारों को भस्मीभूत करना, ये सभी काम तोड़फोड़ के अंतर्गत जाते हैं। इसके लिए यदि तार काट दिए जाते हैं, रेल की पटरी हटा दी जाती है, पुल उड़ा दिए जाते हैं, कारखानों का चलना बंद कर दिया जाता है, पेट्रोल की टंकियों में आग लगा दी जाती है, थानों को जला दिया जाता है, सरकारी कागजात को नष्ट कर दिया जाता है, तो ऐसा करना जनता के लिए उचित ही है। लेकिन हमें यह भी समझ लेना है कि तोड़फोड़ ही हमारा कार्यक्रम मात्र नहीं है और न सिर्फ यही हमारा लक्ष्य है। हमें याद रखना है कि हम तो जन क्रांति के हिमायती हैं और अंततः जनता की क्रांति पर ही सब कुछ निर्भर है। हाँ, तोड़फोड़ करने वाले दस्तों का भी क्रांति में एक बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन इससे ज्यादा उनका महत्व नहीं। तीसरी बात हमें यह समझ लेनी है कि तोड़फोड़ को कामयाब होने के लिए जरूरी यह है कि वह बड़े पैमाने पर की जाए, ताकि वह खुद ही एक जन आंदोलन का रूप धारण कर सके। तोड़फोड़ के इन रूपों और तरीकों को सफलतापूर्वक काम में लाने के लिए 2 तरह के संगठन की जरूरत बताई गई थी। यातायात के साधनों एवं अग्निकांड के लिए आजाद दस्ता का व्यापक संगठन होना चाहिए, किंतु औद्योगिक तोड़फोड़ तभी कामयाब हो सकते हैं जब आजाद दस्ता के सदस्य इसमें घुसकर चुपचाप एक श्रमिक के रूप में काम करना प्रारंभ कर दे। लेकिन यह भी निर्देश दिया गया कि तोड़फोड़ के लिए हमेशा महत्व की चीजों को ही चुनना चाहिए, छोटे मोटे कामों में शक्ति बर्बाद नहीं करनी चाहिए। साथ ही ऐसी तोड़फोड़ कभी नहीं करनी चाहिए जिससे सरकार के बदले जनता को ही ज्यादा कष्ट उठाना पड़े। तोड़फोड़ तभी सफल होती है जब जनता का पूरा समर्थन उसे प्राप्त हो, अन्यथा जब जनता को तकलीफ होगी तब उसके और तोड़फोड़ करने वाले दस्ते के बीच एक खाई पड़ जाएगी। फिर न तो वह दस्ता काम कर पाएगा और न ही तोड़फोड़ का काम ही चल पाएगा। आजाद दस्ता की पहली हस्त पुस्तिका में आजाद दस्ता की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि अगस्त क्रांति के बाद बहुत से नौजवान चारों ओर मारे मारे फिर रहे हैं और जिनके मन में जो आता है करते फिरते हैं। इससे देश को नुकसान हो रहा है। बहुत से नौजवान हथियारों के लिए परेशान हैं और एक पिस्तौल, एक बम या 1 दर्जन बुलेट के लिए वे जान पर भी खेलने को तैयार हैं। यह पागलपन है या बेशब्री? काश हमारे ये दोस्त जानते कि एक हथौड़ी, एक छेनी, एक आरी, एक रेती, कुछ गजदार और रस्सी, एक कुदाल, एक लाठी और एक सीढ़ी से भी एक समूची साम्राज्यशाही की नींव सालों तक हिलाए रख सकते हैं। कुछ रासायनिक द्रव्य भी उन्हें मिल जाएं तो फिर क्या कहना है। हिंदुस्तान में लगभग 250 जिले हैं। हर जिले में लगभग 20 थाने हैं। यदि हर थाने के 5 नौजवान भी निकल आए तो वे इन साधारण औजारों से बिना किसी एक व्यक्ति की हत्या किए ही अंग्रेजी राज्य का चलाना असंभव बना सकते हैं। आजाद दस्ता के महत्व को स्पष्ट करते हुए राम मनोहर लोहिया ने प्रचार विभाग के अध्यक्ष के नाते क्रांति की तैयारी करो शीर्षक एक लेख में लिखा, धुन के पक्के और शिक्षा पाए हुए 5 आदमी के दस्ते ऐसे तैयार किए जाएं जो ज्यों ही क्रांति प्रारंभ हो आगे बढ़कर जनता का नेतृत्व करे और उसे कामयाबी तक पहुंचाए। बहुत से बड़ा बलिदान कर भी आपसे आप विद्रोह के लिए खड़ी हुई जनता को जो काम पूरे तौर से नहीं कर सकती, वे ही काम इन दस्तों के चलते आसानी से संपन्न हो सकेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही।
साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस प्रकरण को और इस एपिसोड को आप लोगों के बीच शेयर करें ताकि उनको आज़ादी की कहानी घर घर तक पहुंचे। धन्यवाद।